ठीक है, अभी इनके बीच में कोई इक्वेशन का साइन नहीं डाल रहा। मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मैं M21 के लिए लिख लेता हूं म्यू नॉट N1 N2 L, और इसमें एरिया कौन सा है A2, और इसके लिए है म्यू नॉट N1 N2 L, इसमें एरिया 1 है। अब ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास एक छोटी कॉइल है, अगर मेरी ये वाली कॉइल छोटे एरिया की होती, मतलब कि इसका एरिया छोटा होता, इसको मैंने करंट दिया और उसके सामने जो कॉइल रखी है उसका एरिया इसके कंपैरिजन में लार्ज होता, मतलब कि यह A1 है और ये A2 है, यही तो बात कह रहे हो। ठीक है, तो इसका करंट ऑन करता, इसके करंट ऑन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जाती, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर जाती, इसके ऊपर जाती। अच्छा, इसका एरिया मुझे अगर बड़ा बनाना है तो ये पूरी कॉइल इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी, सही है बेटा, ये पूरी कॉइल का एरिया इतना बड़ा है। अब फर्क है ना कि ये इसका एरिया कम और इसका एरिया ज्यादा। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये दोनों कॉइल बहुत पास रखी है, तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके पास ऐसे निकल जाएगी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने इसके एरिया से टकराएगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया, आई रिपीट, इस वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो बड़े वाले एरिया की वजह से आया या छोटे वाले एरिया की वजह से आया। बेटा, फ्लक्स वो होता है कि जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी एरिया से लिंक होती है उसको मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहता हूं। आई रिपीट, इसने इतनी मैग्नेटिक लाइंस छोड़ी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतने एरिया पे ना जाके इसकी भी इतने एरिया से ही लिंक हो पाई, तो जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स में जो एरिया आएगा, फ्लक्स अगर मैं इस वाली कॉइल के लिए फ्लक्स निकालूं, इसके लिए फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए। एरिया कितना आएगा, जितने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरे एरिया पे आई है, छोटे एरिया पे आई है, तो एरिया क्या रहेगा यहां पे, स्मॉलर। बेशक इसका अपना एरिया बड़ा था, यह है इसका केस 1। अब दूसरा केस देखो, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन छोड़ने वाली कॉइल है उसका एरिया मैं ले रहा हूं बड़ा। ठीक है, मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो दो कॉइल ली है, या तो एक का एरिया बड़ा होगा, छोड़ने वाली का एरिया बड़ा होगा और रिसीव करने वाली का एरिया कम होगा, या छोड़ने वाली का कम होगा, रिसीव करने वाली का ज्यादा होगा, या तीसरा केस दोनों की बराबर होगी। अगर दोनों का बराबर होता तो ये A1 और A2 दोनों बराबर होते, उसमें तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात में है कि हमें इन दोनों एरिया में से, क्योंकि हम ये प्रूफ करने के लिए बैठे हैं कि चाहे कॉइल 1 की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हो, चाहे कॉइल 2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों बराबर हैं, और दोनों के केस में जो एरिया का फॉर्मूला आएगा वो भी बराबर आएगा, वो बस 2 मिनट में आ जाएगा। पहला केस समझ में आया। अगर इस केस में हम इस कॉइल पे म्यूचुअल इंडक्शन लेंगे तो एरिया कौन सा लेंगे, जो दोनों में से छोटा होगा। अब इसने बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोड़ी, ठीक है, इसको कैच करने के लिए कौन है, छोटी कॉइल है इस बार, जिसको मैं कहूंगा कि इसका एरिया स्मॉल है, ठीक है, और इसका एरिया लार्ज है। अब इसने इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोड़ी, यहां पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है कितने एरिया पे हो रहा है, पूरे पे तो हो रहा है, बट वो एरिया है कितना, छोटा। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में तो फ्लक्स जनरेट ही नहीं किया, क्यों, इन बिचारियों को कोई एरिया मिला ही नहीं। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एरिया कितना मिला, छोटे वाला। तो नियम बन गया, जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होएगी, म्यूचुअल इंडक्शन में चाहे छोटे एरिया की वजह से म्यूचुअल हो फ्लक्स लिंक हो या बड़े एरिया की वजह से फ्लक्स लिंक हो, वो जो लिंक करेगा ना वो हमेशा छोटे एरिया को लिंक करेगा। तो अगर मैं यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2 या म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 की बात करूं, दोनों के केस में एरिया कौन सा आएगा, जो कि छोटा है। तो यहां पे मैं अगर अपने फॉर्मूले में अब चेंज लेके आना चाहूं, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 इज इक्वल टू दिस, एंड म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। अब आप ध्यान से देखो कि जो दोनों मेरी म्यूचुअल इंडक्शन है वो दोनों
बराबर है। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि जब आपके पास दो कॉइल हैं, दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, वो आपका बराबर होगा। ये चीज हमने यहां पे प्रूफ करी है। और ये चीज प्रूफ करी है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड अपॉन, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इफ, आगे लिखिएगा, इफ द कॉइल्स आर चेंज्ड, इफ द कॉइल्स आर चेंज्ड, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो चेंजेस। If the coils are changed, the mutual inductance also changes. Next line में लिखिएगा, the orientation of two coils, the orientation of two coils decides the effectiveness of mutual inductance. The orientation of two coils decides the effectiveness of टू कॉइल्स। बेटा केस वन करके लिखिए, मतलब कि आपकी जो दो कॉइल, देखो बेटा ध्यान से सुनो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवनेस का मतलब ये हुआ कि इसने 1000 मैग्नेटिक फील्ड निकाली और वो 1000 की 1000 ही अगर दूसरी कॉइल से लिंक हो गई, उसको हम कहेंगे 100% इफेक्टिव। वो सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस देगी। तब कि जितनी इसने निकाली उतनी सारी उसकी पे जाके लिंक हो गई, उतनी उसकी एरिया पे जाके लिंक हो गई। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कहेंगे मोस्ट इफेक्टिव म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ओरिएंटेशन के बेटा हम 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस जिसके अंदर कोफिशिएंट लिखिए, केस 1, व्हेन इफेक्टिवनेस इज मैक्सिमम, व्हेन इफेक्टिवनेस इज मैक्सिमम। इस केस में जो पहली और दूसरी कॉइल है वो बेटा एक दूसरे के ऊपर रैप हुई हुई होती है। एक्चुअली में रैप नहीं हुई हुई होती, जैसे कि एक कॉइल ये है, इसके ऊपर मैंने कॉइल्स बनाए। अब जो दूसरी ली ना, इसका तो एरिया छोटा है, दूसरी जो मैंने सोलेनॉइड बनाई उसका एरिया बड़ा रखा। समझ पा रहे हो? ये छोटे एरिया की कॉइल, उसी के ऊपर मैंने दूसरी कॉइल बना दी जिसका एरिया ज्यादा होगा। तो उस केस में जो K की वैल्यू है, देखो मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। कहां बनाऊं? यहां बनाते हैं। देखो पहली तो बेटा कॉइल आपने ये ली, ठीक है, जिसके अंदर आपने इसके अंदर करंट दिया, और जो दूसरी कॉइल जो आपने इसके अंदर लपेटी ना, वो दूसरी कॉइल वो एक्चुअली ऐसे है। ठीक है, तो इस केस में जो ये इसकी इफेक्टिवनेस है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। मतलब कि इस केस में जितनी जिसको मैंने करंट दी होगी, जितनी उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली, उतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से दूसरी कॉइल ने मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया और उसकी वजह से ईएमएफ आया। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ, लिख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको हम कहते हैं, के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। उसकी वैल्यू होती है 1 और इसका मतलब होता है 100% इफेक्टिवनेस। के की वैल्यू 1 और इसका मतलब होता है 100% इफेक्टिवनेस। केस 2 ये वाला केस है कि एक कॉइल आपकी ऐसे रखी है और दूसरी कॉइल आपकी ऐसे रखी है। ठीक है, ये केस 2 है, ये सेम बना लेना। केस 2 के अंदर, इसके अंदर के की वैल्यू बेटा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। कपलिंग फैक्टर है के, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कपलिंग। ठीक है ना, ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें 100% इफेक्टिवनेस, इसमें इफेक्टिवनेस 0 कभी नहीं होती और 100% कभी नहीं होती। मतलब कि 1%, 2% और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 99% तक। ठीक है, दूसरा केस। तीसरा केस आपका, आप इसको ऐसा बना लीजिए, एक कॉइल को आप ऐसे बनाइए और दूसरी कॉइल को आप ऐसे बनाइए। ठीक है, इस केस में जो K की वैल्यू है वो है 0, मतलब दिस इज नॉट इफेक्टिव। अगर कॉइल दो ऐसी उनकी ओरिएंटेशन होगी
तो उनकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन कभी भी नहीं होगी। अगर दो कॉइल होंगी तो उनकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन कभी भी नहीं होगी। इस केस में मैक्सिमम होगी और इस केस में भी होगी, और इस केस में क्या कह सकते हो आप, म्यूचुअल इंडक्शन इज मिनिमम, क्योंकि वो कितनी है, 0। कोई भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्चुअली में तो कोई वैल्यू आती नहीं है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिए, लास्ट हेडिंग आज की, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या थी बेटा, क्या है, M, दो कॉइल के बीच में होती है, और सेल्फ इंडक्टेंस L, जो कि एक कॉइल में होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक कॉइल है, अगर ये ना हो भी हो तो इस कॉइल के अंदर करंट दिया तो इसके अंदर अपने आप के अंदर क्या ताकत है कि वो क्या इंड्यूस करे, EMF, और उस EMF की वजह से एक कोफिशिएंट आया, एक कांस्टेंट आया, जिसको हमने नाम दिया L। अगर ये कॉइल 1 है तो इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस तो होगी ही होगी, जिसको हमने नाम दिया L1। अच्छा, करंट इसके अंदर भी इंड्यूस होता है, इसके अंदर करंट होगा तो ये भी एक सेल्फ इंडक्टेंस करेगी, और इस वाली कॉइल में, कॉइल 2 की वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो होगी L2। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होती है उसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन तो होती ही है, तो उसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे कोर्स में है, न्यूमेरिकल आ सकता है कि द कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज नथिंग बट द रूट ऑफ L1 L2, where L1 is the constant of self inductance in coil 1 and L2 is the constant of self inductance in coil 2। और अगर इनमें मैं कपलिंग फैक्टर भी जोड़ दूं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है, और अगर मैं कहूं इफ कपलिंग इज 100% देन K इज इक्वल टू 1, तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। ठीक है, और कई बार आपको कपलिंग का कोफिशिएंट निकालने के लिए आए, दो कॉइल दे रखी हैं, M की वैल्यू दे रखी है, L1 L2 की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो K इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 L2। ठीक है,